का पर्स। बहू जरा चाय बना दे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, बिना बहाना बनाए। वो कामचोर सुनती ही कहाँ है। वैसे तू क्यों आई? तू तो कपड़े धुल रही थी ना? सारे कपड़े धुल गए हैं माँ जी। वो शेफाली के सर में दर्द हो रहा था तो उसी के लिए मैंने ये अदरक वाली चाय बनाई थी, सोची आपको भी दे दूं। उसका तो रोज रोज का बस यही बहाना रहता है ताकि उसे घर का कोई काम जो न करना पड़े। अगले दिन चंदा सुबह उठकर घर का सारा काम करने के बाद तालाब पर पानी भरने चली जाती है। तभी शेफाली किचन में जाती है और मिट्टी के चूल्हे को देखकर कहती है, हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था आज अजीत जी के साथ बाहर लंच और डिनर करूंगी, लेकिन लगता है अब तो इस धुएं में झुलसकर सबके लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे तो मेरा चेहरा काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। चंदा दीदी आज आप खुद ही खाना बना लीजिए, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी मुझे धुएं से एलर्जी है। अरे शेफाली बहू, जब तुझे धुएं से इतनी ही ज्यादा एलर्जी है तो क्यों नहीं अजीत से बोलकर गैस चूल्हा मंगवा लेती हो? उससे खाना भी जल्दी बन जाएगा और तुम्हें धुआं भी नहीं लगेगा। माँ जी आपने तो जैसे अपने छोटे बेटे को पैसों का पेड़ ही समझ लिया है। अब वो आप सबका घर का खर्चा भी चलाए और अब आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करे। अरे आपकी सारी दवाई का खर्चा वही तो उठाते हैं, अब वो कुछ कहते नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक बेटे का खून ही चूस लोगी। रहने दीजिए माँ, इससे कुछ मत कहिए, थोड़ा सा ही तो खाना बनाना होता है, मैं बना लूंगी। और छोटी अब तू जा। माँ जी अब आप भी जाइए, मैं सारा काम कर लूंगी माँ जी। अच्छा ठीक है दीदी, अब आप इतना कह ही रही हो तो बस आपकी वजह से जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बड़ी बहू, तुम बहुत भोली हो। बस हर कोई तुम्हारे उसी भोलेपन का फायदा उठाते रहता है। इतना बोलकर फूलबती भी अपने कमरे में चली जाती है और खाट पर लेटे लेटे सोचते रहती है, न जाने मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे और बहू का क्या होगा। जहाँ एक तरफ मेरा बड़ा बेटा और बहू गाय की तरह सीधे और मेहनती हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरा खुद का खून छोटा बेटा चालाक और ईर्ष्यालु है। जब ये लोग मेरे होते हुए मेरे बड़े बेटे और बहू के सीधेपन का इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं तो मेरे मरने के बाद न जाने ये लोग इनके साथ क्या करेंगे। अगले दिन फूलबती का बड़ा बेटा फूलचंद मंडी से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। आज तो सेठ जी ने भी हमारी फसल की खूब तारीफ की है। ये लो माँ, हमारे फसल के पूरे 1 लाख रुपए मिले हैं। भी उधर से फूलचंद का छोटा भाई अजीत भी आ जाता है और कहता है, जरा मुझे भी दिखाओ तो। अरे वाह भैया, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। ये लीजिए भैया, आपके हिस्से के 50,000 रुपए और बाकी के 50,000 मेरे। थैंक यू भैया, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों रे अजीत, तू किस बात के पैसे ले रहा है उससे? तूने कौन सा उसके साथ खेत में काम किया है? कैसी बात कर रही हो माँ? भला मैं क्यों खेत में काम करने जाऊंगा? खेत के जमीन पर तो हम दोनों भाइयों का हक है, हम दोनों भाइयों का हिस्सा है ना। फिर उससे जितनी कमाई होगी वो हम दोनों भाइयों की बराबर बराबर होगी ना। बिल्कुल नहीं, तेरे बाबूजी के जाने के बाद फूलचंद ने ही घर संभाल रखा है और अब तक वही संभाल रहा है। और तेरी पढ़ाई में भी जितना खर्चा लगा है वो भी इसी की मेहनत का लगा। रहने दो ना माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है, पैसे इसके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है ना। माँ प्लीज तुम इस पर गुस्सा मत करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शेफाली अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने आपसे शादी करने से पहले क्या क्या सपने देखे थे कि मैं आपसे शादी करने के बाद आपके साथ सिनेमा देखने जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी, हर वीकेंड पर घूमने जाऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरे सारे अरमानों पर मानो पानी ही फिर गया। अगर ऐसी बात है ना तो तुम भी मेरे साथ शहर चलो। वो तो ठीक है जी, लेकिन माँ जी ने अगर जाने से मना कर दिया तो? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, माँ को मैं देख लूंगा। तुम बस अपना जल्दी से सामान पैक कर लो। अगले दिन दोनों पति पत्नी शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बेटा, तू बहू को कहीं घुमाने लेकर जा रहा है क्या?
नहीं माँ, वो क्या है ना, मेरा दूसरे शहर में प्रमोशन हो गया है तो मैं अब यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं कर पाऊंगा, तो हम वहीं घर लेकर रहने का सोच रहे हैं। नहीं बेटा, भला ऐसी नौकरी किस काम की जो हमें अपनों से ही दूर कर दे। तू ऐसा कर बेटा, तू ये नौकरी छोड़ दे और यही गांव में रहकर अपना कोई काम धंधा देख ले। क्या जरूरत है इतने दूर शहर जाने की? यहाँ भला हमें किस चीज की कमी है? माँ, सिर्फ पेट में रोटी खा लेने से कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मुझे कितनी मेहनत और पढ़ाई के बाद ये नौकरी मिली है, मैं इसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। भले आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होगी और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में आप पैसों की अहमियत क्या समझोगी, लेकिन हमें अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी है। माँ जी, जाने दीजिए ना, जब ये इतना कह ही रहे हैं। वैसे भी यहाँ हम सब है ना, सब संभाल लेंगे। बाकी देवर जी, शहर से हमें रोज फोन करते रहिएगा और जब भी छुट्टी मिले गांव आते रहिएगा। हमें यहाँ पर आप सबकी बहुत याद आएगी। सच बताओ दीदी, तो मेरा मन भी आप लोगों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना। उसके बाद शेफाली और अजीत दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद चंदा अपनी सास की सेवा करने लगती है। अजीत और शेफाली घर छोड़कर जाने के बाद एक बार भी घर पर फोन नहीं करते हैं। अरे चंदा बहू, बहुत दिन हो गए, अजीत से बात भी नहीं हुई। एक बार उसे फोन करके उसका हालचाल तो ले ले। जी माँ जी, अभी करती हूँ। उसके बाद चंदा अजीत को फोन करती है, लेकिन वो चंदा का फोन नहीं उठाता। क्या हुआ बहू, बात हुई? माँ जी, शायद देवर जी किसी काम में बिजी होंगे, वो अभी फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगा कर देखना बहू। हेलो देवर जी, कैसे हैं आप सब, और छोटी कैसी है? सब ठीक है भाभी, हम जरा मार्केट आए हैं, आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। समय के साथ साथ फूलमती की तबीयत बढ़ती उम्र की वजह से खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। चंदा अपनी सास की खूब सेवा करती है। चंदा बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। बहू, तू एक बार मेरे छोटे बेटे और बहू को बुला दे, उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। एक बार मरने से पहले सबका मुंह देख लूं। फूलचंद और चंदा फूलमती को काफी अच्छे बैद से दिखाती है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। इसी बीच वे लोग अजीत को भी कई बार फोन करते हैं, लेकिन वे दोनों उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। तभी एक दिन फूलमती अपनी बड़ी बहू चंदा से कहती है, बहू, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। बहू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मरने की खबर सुन के मेरा छोटा बेटा और बहू दोनों गांव जरूर आएगा और वे दोनों तुम दोनों के भोलेपन का फायदा उठाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा। मैं अपने छोटे बेटे और बहू को तो नहीं बदल पाई बहू, लेकिन बहू, मेरी पेटी में 2 पुरानी चाबी है। वो चाबी जादुई सोने चांदी के घर की चाबी है। ये चाबी हमारी पुश्तैनी चाबी है और ये एक परी के द्वारा हमें विरासत में मिली थी और इस चाबी का असली हकदार घर का सच्चा और ईमानदार बड़ा बेटा ही है। इसलिए इस जादुई चाबी का इस्तेमाल तुम अपने बुरे समय में करना बेटी। इतना बोलकर फूलमती हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अजीत और उसकी पत्नी शेफाली रोते हुए घर आती है। भैया, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं भैया, मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था जिसके लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब बैंक वाले मेरे जान के पीछे पड़े हैं। अब मैं बैंक वालों का इतना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? तू चिंता मत कर छोटे, हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे और धीरे धीरे बैंक वालों का कर्जा चुका देंगे। नहीं भैया, ये सब मेरा किया हुआ है तो मैं इसे अकेले ही भुगतूंगा। अभी बस आप इतना कीजिए, आप मुझे प्रॉपर्टी के सारे कागज दे दीजिए, मैं इसे गिरवी रखकर अपना कारोबार फिर से खड़ा करूंगा तो जल्दी सारी प्रॉपर्टी को छुड़ा लूंगा। उसके बाद फूलचंद अजीत को सारी प्रॉपर्टी के कागज दे देता है। धन का लालची अजीत सारी संपत्ति को धोखे से बेचकर शहर भाग जाता है और इधर फूलचंद और उसकी पत्नी दोनों रोड पर आ जाते हैं। अब उन्हें अपना घर चलाने के लिए भी दूसरे के खेतों में काम करने जाना पड़ता है। ऐसे ही ठंड का मौसम आ जाता है और दोनों पति पत्नी बाहर फुटपाथ पर ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी चंदा कहती है, उठिए जी। क्या हुआ भाग्यवान? उठिए तो चलिए मेरे साथ। उसके बाद
चंदा माँ की पुरानी पेटी में से 2 चाबी निकालती है और उस दोनों चाबी को घुमाती है। चाबी घुमाते ही वहाँ 2 सोने और चांदी का घर बन जाता है। उसके बाद दोनों उस घर के अंदर जाती है। तभी उन्हें वहाँ एक चिट्ठी मिलती है। लाइए जी, इस चिट्ठी को मैं पढ़ती हूँ। बहू, मैं जानती हूँ मेरा छोटा बेटा आज तुम दोनों से सब कुछ छीनकर शहर जा चुका है और अब वो कभी तुम दोनों से मिलने गांव नहीं आएगा। बेटा फूलचंद, तू बहुत ही भोला और सीधा है। तूने हमेशा दूसरों के बारे में भला सोचा है, इसलिए ये जादुई सोने चांदी का घर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है। सोने के घर में काफी सारे धन है, जिससे तुम हमेशा की तरह और भी अच्छे से दूसरों की मदद कर पाओगे और चांदी के घर में तुम दोनों के जीवन यापन के सारे सामान मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए अब से तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम दोनों इसी चांदी के घर में रहोगे और यही मेरी अंतिम इच्छा। संध्या अपनी दादी पुष्पा और अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। संध्या के माता पिता के देहांत के बाद संध्या की दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था और वहीं उसकी चाची की भी एक बेटी थी जिसका भी एक दिन। अरे आपको पता है, आपकी माँ ने हमारी सारी जमीन बेच दी है और जमीन के सारे पैसे अपनी पोती संध्या के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अरे आपको जरा भी इस बात का अंदाजा है कि हमारी बेटी उर्वशी भी अब बड़ी हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ हम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देखना एक दिन हम लोग रोड पर आ जाएंगे और तुम्हारी माँ ये घर भी अपनी पोती के नाम कर देगी। तुम सही कह रही हो कंचन, मैं भी माँ की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और उस संध्या की बच्ची की वजह से माँ मेरी एक बात भी नहीं सुनती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि संध्या की बच्ची ने माँ पर ऐसा कौन सा जादू किया है जो माँ उसे इतना ज्यादा प्यार करती है। अरे कहकर संध्या के चाचा चाची मिलकर पुष्पा से घर के कागजों पर चुपके से दस्तखत करवा लेते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद पुष्पा जब अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मैं कब से अपने घर के कागज ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहे। क्या तुझे पता है कि हमारे घर के कागज कहाँ है? मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे माँ जी, अब आप अपने घर के कागजों को भूल जाइए और ये भी भूल जाइए कि अब हम आपको आपकी पोती पर खर्च करने के लिए पैसा भी देंगे। अरे क्या आपकी सिर्फ एक ही पोती है? आपने मेरी बेटी उर्वशी के बारे में तो कभी नहीं सोचा, इसलिए अब हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे क्योंकि अब ये पूरा घर मैंने अपनी बेटी उर्वशी के नाम कर दिया है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर पुष्पा अपने बेटे अनुज से कहती है, अरे बेटा अनुज, तेरी पत्नी ये कैसी बातें कर रही है? उसने धोखे से मुझसे घर के कागजों पर साइन करवा लिया है। आखिर ये इतना कैसे गिर सकती है? लेकिन माँ, इसमें गलत क्या है? तुमने तो सिर्फ हमेशा अपनी एक ही पोती के बारे में सोचा है, तो फिर हमें अपनी बेटी के लिए तो सोचना पड़ेगा ही ना, वरना। पुष्पा उन लोगों की ये बातें सुनकर चुपचाप अपनी पोती संध्या को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और बाहर ठंड पड़ने की वजह से पुष्पा अपनी पोती संध्या से कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मेरी वजह से तुझे भी ठंड में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं कहीं पर रहने का कुछ इंतजाम कर सकूं। कोई बात नहीं दादी माँ, आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखना, मैं कुछ ही दिनों में कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हम लोग पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन बेटी, जब तक हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक जंगल है जहाँ पर काफी फलों के पेड़ लगे हुए हैं। हम उन्हीं फलों को तोड़कर अपना गुजारा कर लेंगे। चलने के बाद उसकी दादी उससे कहती है, बेटी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और कल से कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए अब मुझसे और नहीं चला जाता। हम लोग थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। ठीक है दादी माँ, आप यहीं बैठिए, मैं जब तक आपके लिए कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ। इतना कहकर संध्या फल तोड़ने के लिए आगे चली जाती है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच सोने और चांदी के 2 पर्स से बने हुए घर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर संध्या हैरान हो जाती है और वो सीधा भागती हुई अपनी दादी के पास आती है और कहती है, दादी माँ मेरे साथ चलिए, मैंने जंगल के बीचों बीच एक बहुत अजीब सी चीज देखी है। इतना कहकर संध्या अपनी दादी को अपने साथ उन सोने चांदी से भरे हुए पर्स घर के पास ले जाती है कि तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और ये सब देखकर दोनों दादी पोती हैरान हो जाती है। तभी संध्या कहती है, अरे ये क्या दादी माँ, हम लोग किसी परी देश में तो नहीं आ गए? संध्या की ये बात सुनकर वो परी उससे कहती है, अरे आप लोगों का इस जादुई पर्स घर में स्वागत
स्वागत है। हमें माफ कर दीजिए, शायद हम लोग यहाँ गलती से आ गए हैं। अरे नहीं नहीं दादी माँ, आपने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की है, बल्कि हम तो आपको खुद यहाँ लाना चाहते थे, क्योंकि ये जादुई सोने और चांदी के पर से बने घर सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम लोग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी पोती संध्या एक बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की है, इसलिए परी लोग की रानी परी ने आपकी पोती संध्या को अपने किसी काम के लिए चुना है। क्योंकि हमारी रानी परी की बहुत कीमती चीज इन जादुई पर्स घर में कैद है, जिसे तुम्हें बाहर लाना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी रानी परी की वो चीज बाहर लाने में। संध्या की ये बात सुनकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों जादुई पर्स में से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, तुम रानी परी की उस कीमती चीज को छोड़ दो, मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारे सोने के आभूषण दूंगा। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रानी परी की वो कीमती चीज दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे रानी परी की वो कीमती चीज का पता बता दीजिए। इतना कहकर संध्या उस जादुई चांदी के बने पर्स घर में चली जाती है, जहाँ उसे रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है, और संध्या उस जादुई छड़ी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी भी प्रकट हो जाती है और वो संध्या से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुमने मेरी ये जादुई छड़ी बाहर लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच में तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है और तुम एक नेक दिल लड़की हो, इसलिए आज से ये जादुई सोने से बना पर्स घर तुम्हारा हुआ। तुम्हें इस घर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों दादी पोती मिलकर उस जादुई सोने पर्स घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई